हेलो बच्चों, बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब आज आगे हमने करना है टॉपिक और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको मैंने दे दिए हैं और उसमें बेसिकली हम इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो डिस्कस कर ली है हमने। और उसके अलावा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, मार्शल, थोड़ा इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है सर, तो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखते हैं बेटा क्या चीज़ है, आपको साथ साथ नोट डाउन करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर, ठीक है। कभी भी आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, तो एक स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन सर आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेनी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहले बेटा जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको बोलेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे ही आपको बोले आपको ये जरूर लिख के आना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which arises due to scarcity of resources। और दूसरी बात बेटा आपको इसमें बोलनी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, पहली बात। और दूसरी क्या है सर, which arises, जो अराइज क्यों होती है, ड्यू टू scarcity of resources। तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझना होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग जो हैं बेटा, हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हमको रहने के लिए घर भी चाहिए होता है, हमको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए होते हैं। उसके अलावा सर हमें फूड चाहिए होता है, हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, हमें एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी चाहिए होती है, लाइक मूवी वगैरह या बेसिकली जो वीडियो गेम है बेटा वो आपको मिली। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी डिफरेंट नीड्स अराइज होती है। इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। उस रिसोर्सेज को हम मनी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि मनी एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो और आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, हमारी ज़रूरतें जो हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स होता है वो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होता है। और सर जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड होगी तो अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस रिसोर्स को कहाँ यूज किया जाए, कहाँ यूज नहीं किया जाए, जहाँ रिसोर्स को यूज करना है वहाँ कितना यूज किया जाए। इसी को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसके पास 100 रुपये पड़े हैं सर। ये 100 रुपये क्या है सर, ये 100 रुपये सर रिसोर्स है ना, और सर कम है ये, क्योंकि कम है तो मैं कह सकता हूँ कि ये लिमिटेड रिसोर्स है सर। इसको बोला जाएगा लिमिटेड रिसोर्स कम है। अब जो ये 100 रुपये का हमारा रिसोर्स है प्यारे बच्चों, इसको हमने क्या करना है, डिफरेंट जगह यूज करना है। उस स्टूडेंट को इस 100 रुपये में सिर्फ फूड भी कंज्यूम करना है, इसको इसी 100 रुपये से कुछ बुक्स भी खरीदनी है, किताबें खरीदनी है उसको, इसको से इसी 100 रुपये में कुछ मेडिसिन के भी खर्चे करने हैं, यही 100 रुपये उसको ट्रांसपोर्टेशन के भी खर्चे करने हैं। ठीक है सर, अगर वो स्कूल से अपने घर आता है या कॉलेज से अपने घर से कॉलेज आता है तो उसके सर उसको उसमें भी उसको पैसा वगैरह खर्च करना है, यहाँ भी करना पड़ेगा। इसके अलावा सर सपोज मान लीजिए उसको एंटरटेनमेंट में भी कुछ पैसे खर्च करने हैं। ठीक है सर, ऐसे ना जाने उसकी कितनी जरूरतें हो सकती हैं। हो सकता है कि बेटा उससे रेंट भी देना है, उसका रेंट भी पेंडिंग है। हो सकता है सर उसने कुछ लोन लिया हुआ था, वो लोन भी उसको रिपे करना है, उसकी बोरिंग्स भी हैं। तो बहुत सारी उसके सर क्या हैं, जरूरतें हैं। तो ये मैंने 100 रुपये को बोला कि ये लिमिटेड रिसोर्स है, ये रिसोर्स लिमिटेड है। और ये क्या है सर, ये जो मैंने डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ से आकर बताए, जो कि सर यहाँ पे लिखने के बाद लिख दिया मैंने एक्सेट्रा पता नहीं और क्या क्या जरूरतें होंगी, इसको बोलेंगे हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इनको अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली बात क्या समझ में आती है, बात ये समझ में आती है बच्चों हमारे पास कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं,
वांट्स अनलिमिटेड हैं, ये रिसोर्स हैं और ये अनलिमिटेड वांट्स हैं। नाउ यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं 100 रुपए कहाँ खर्च करूँ। अगर आपको लगता है ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना जरूरी नहीं है, कॉलेज में अपने घर से पैदल भी जा सकता हूँ, पास में ही है, तो सर यहाँ स्किप कर दो। बोरिंग्स का भी प्रेशर नहीं है, जिस फ्रेंड से पैसे लिए हैं वो कह रहा है कोई बात नहीं बाद में दे दियो, कोई प्रेशर नहीं है सर। अल्टीमेटली सर आपको रेंट पे, फूड पे, बुक्स पे, मेडिसिन पे पैसा खर्चा करना है, तो पहले आपने डिसाइड किया कि मैं इन 2 रुपये खर्चा नहीं कर रहा, इन 4 रुपये खर्चा करूंगा। अच्छा, इन 4 में भी कितना खर्चा करोगे, कितना रुपया आप यहाँ एलोकेट करोगे, कितना यहाँ एलोकेट करोगे, कितना यहाँ एलोकेट करोगे, कितना यहाँ करोगे। सर एंटरटेनमेंट भी आपने मना कर दिया कि भैया आप इस पे पैसा नहीं खर्च करना। तो यही जो आप चॉइस कर रहे हो ना कि कहाँ पैसा खर्चें, कहाँ पैसा नहीं खर्चें और जहाँ खर्चना है वहाँ कितना खर्चें, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। और ये सारी समस्या की जड़ क्या है, आप इन सभी चीज़ों पर मनचाहा पैसा खर्च क्यों नहीं कर सकते। इन सारी समस्याओं की जड़ है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा, ये पूरा एक शब्द है, अलग अलग नहीं है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसका मेनली मतलब होता है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का कम होना और उसकी रिक्वायरमेंट का ज़्यादा होना। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, उसको हम सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, उसको हम डिमांड ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है, यू नीड मोर मनी बट यू हैव ओनली लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, therefore you will have to make a choice, और इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाएगा। ठीक है सर, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब हो गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अराइज क्यों होती है सर, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज implies that, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, ये बोलेंगे scarcity of resources means, इसका मतलब है demand for resources is more than their supply या requirement। रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है पर बेटा सप्लाई क्या है उसकी कम है। Hence all human wants cannot be satisfied, and we have to make a choice, ठीक है, we have to make a choice। वो क्या है सर, which wants should be immediately satisfied। ऐसी कौन सी वॉन्ट्स है जिसको अभी आपने सेटिस्फाई करना पड़ेगा, and which wants should be postponed। और ऐसी कौन सी वॉन्ट्स है बेटा जिसको हम पोस्टपोन कर देंगे। Right sir, this problem of choice is called economic problem। और बेटा इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है सर, तो आपने ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिसाइड करना है। बाकी कुछ टीचर इसको ऐसे भी दिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है सर। जब भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो शुरुआत ऐसे करते हैं, वो कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल सही है। फिर लिख पाते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखाते हैं देयरफॉर ऑल वांट्स कैन नॉट बी सैटिस्फाइड, सारी वांट्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता। फिर ये लिख देंगे उसके बाद, ठीक है, hence all human wants cannot be satisfied and we have to make a choice। मतलब उसके बाद ये लाइन यहाँ से कर देते हैं और ये पूरा आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाता है। बस शुरुआत में क्या लिखना है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, therefore all human wants cannot be satisfied and we have to make a choice which one should be immediately satisfied and which one should be postponed for future। किसको पोस्टपोन करना चाहिए फ्यूचर के लिए। दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है ये भी मार्शल ने सबसे पहले बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम हम थ्योरी जो पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम के थ्रू जो प्रेजेंटेशन होगा, अभी तो डायग्राम स्टार्ट नहीं हुए हमारे, धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, तो वो सारी प्रेजेंटेशन भी मार्शल ने प्रोवाइड करी थी। इसको नोट करेंगे, फिर इसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आई गेस आपने नोट कर लिया है। अब किसी भी टाइम इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। जी बच्चों देखिए, तो सर अब यहाँ से बात आती है सर, why does an economic problem arise? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? आप सिंपल बोलोगे, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से अराइज होती है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ठीक है, कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज फॉलो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, कैसे सर? पहले बोलेंगे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नेवर एंडिंग। ह्यूमन वांट्स जो होती हैं बेटा, जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है और नेवर एंडिंग होती है। अनलिमिटेड कहने का मतलब है सर, आदमी की जरूरतें बहुत सारी होती हैं और आदमी की जरूरतें उसकी इनकम के बेसिस पे होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर पर्सन फेस करता है। आप ये मत समझना कि जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अगर वो बिल गेट्स है, या इंडिया में सर अगर वो अंबानी है, तो उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। नहीं बेटा, हर बंदा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या करता है, फेस करता है। और स्कैरसिटी कई तरीके की हो सकती है। जैसे स्कैरसिटी मनी की भी हो सकती है। लाइक किसी बंदे के पास अगर सफिशिएंट इनकम नहीं है, अभी लॉकडाउन की वजह से उसकी जॉब अगर चली गई, उसके मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम उसके पास नहीं है, तो उसके पास क्या माना जाएगा? उसके पास मनी स्कैरसिटी मानी जाएगी। लेकिन सर जो अंबानी है, जो बिल गेट्स हैं, जो टाटा है सर, उसके पास शायद मनी की स्कैरसिटी नहीं हो, उसके पास टाइम स्कैरसिटी होती है। अंबानी के पास पैसा बहुत है, उसके पास टाइम की कमी होती है। उसका शेड्यूल बिजी होता है कि सर जुलाई के महीने में सपोज मान लीजिए पर्टिकुलर डेट पर आपकी मीटिंग लगनी है, और मीटिंग एक दिन में आप 2 ही मीटिंग ले ही सकते हो, और आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। कोरिया से कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अंबानी से मिलना चाहता है, कोई जापान से मिलना चाहता है, कोई यूएस वाला मिलना चाहता है। डिफरेंट कंट्री के ऑप्शन है सर। अब उसको ये डिसाइड करना है कि मेरे पास टाइम तो लिमिटेड है, तो किससे मिलूँ, किससे नहीं मिलूँ। जैसे आपने डिसाइड करना था 100 रुपये कहाँ खर्च करूँ, चलो लोन अभी नहीं देना है, कॉलेज में पैदल ही चला जाऊँगा। अंबानी क्या सोचता है, उसके पास सर इसकी कमी नहीं है पैसों की, वो कहता है मेरा प्राइवेट जेट है, मैं उससे चला जाऊँगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा बहुत है। पर टाइम किसको दूँ, मीटिंग किससे करूँ, डिफरेंट तरीके के फंड रखे हुए हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इन्वेस्टमेंट करने के डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो स्कैरसिटी भी अलग अलग बेसिकली चीज़ों की होती है, और हर बंदा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम फेस करता है। अंबानी के अपने इश्यूज हैं, आपके इश्यूज के आंसर अलग होती हैं। पहली बात क्या है बेटा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। इंसानों की जो जरूरतें होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होती।
अगर आज आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लिया है तो क्या कल नहीं करोगे, क्या परसों नहीं करोगे? आपने अभी पिछले महीने कपड़े परचेज करे तो क्या पूरी जिंदगी उसी कपड़ों से काम चलेगा? क्या दोबारा कभी कपड़े परचेज नहीं करोगे? नहीं सर। तो आपकी जो जरूरतें होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और दूसरा क्या है, नेवर एंडिंग होती है, कभी खत्म नहीं होती। यहाँ से बेटा आपका सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ से पॉइंट आता है निकल के कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। रिसोर्सेस आपके लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं, या ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बोल सकते हो। रिसोर्सेस एक तो आपके पास पहले से कम है, जैसे कि सर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये पड़े हैं, बस ये तो पहले से ही कम है। दूसरी दिक्कत क्या है, आपके पास ऑप्शन भी होते हैं कि 100 रुपये मेडिसिन में भी खर्च कर सकता हूँ, रेंट भी दे सकता हूँ, बुक भी खरीद सकता हूँ, दोस्त का लोन भी रिपे कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन पे भी उसको यूज कर सकता हूँ, और फूड पे भी यूज कर सकता हूँ। ये ऑल्टरनेटिव होने की वजह से ही आपको चॉइस देनी पड़ती है। अगर मान लो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं होता, मान लीजिए सर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि 100 रुपये हैं और आपको सिर्फ खाना खाना है सर, आपको कोई एजुकेशन पे आपने खर्च नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट पे कोई खर्च करना है, मेडिसिन पे कोई आपको खर्चा नहीं करना, कपड़े पे कोई आपको बेसिकली जो खर्चा नहीं करना, कोई चॉइस ही नहीं है सर, केवल एक ही चॉइस है फूड। तो जहाँ पर ऑप्शंस नहीं होते, जहाँ पर ऑल्टरनेटिव नहीं होते, वहाँ पर चॉइस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जहाँ पर ऑल्टरनेटिव होंगे आपको चॉइस करनी पड़ेगी, और जब आप चॉइस करोगे तो क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोल देंगे, मतलब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है सर, तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। अब जिस तरीके से एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता है, उसी तरीके से पूरी इकोनॉमी सर वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है। और जब हम पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, किस तरह बेटा, माइक्रो लेवल पर, मतलब उसको हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं, तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पूरी इकोनॉमी की होती है उसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, अभी हमने ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करी है। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी को, मतलब पूरी इंडिया जो कंट्री है उसको भी फेस करनी पड़ती है। और जब हम इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो उसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। इसमें कई बार बच्चों के मन में ये बात आती है कि सर आप कह रहे हो सेंट्रल प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा हाँ, तो सर उसको हम माइक्रो में क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि आपने बोला था अगर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वो तो मैक्रो का पार्ट होता है। ये माइक्रो का पार्ट क्यों है बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली पोर्शन है, लेकिन हम उसको यहाँ पर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो क्योंकि एनालाइज करने का हमारा जो तरीका है वो एग्रीगेट नहीं है, एनालाइज करने का तरीका है इंडिविजुअल अप्रोच लेके, इसलिए सेंट्रल प्रॉब्लम को हम बेसिकली माइक्रो में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि सेंट्रल प्रॉब्लम को माइक्रो में क्यों पढ़ाते हैं, आपसे सिंपल पूछेगा सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है, आपको उसको डेफिनेशन देनी है और उसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। तो अब आगे मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। ठीक है सर, देखिए तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है सर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। डेफिनेशन पहले ध्यान दीजिए बेटा, इसके बारे में फिर बात करेंगे हम। देखिए सर, सेंट्रल प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी refers to problem of allocation of resources, problem of allocation of resources। ये क्या है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है बेटे,
सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी भी आपसे कोई पूछेगा, आप बोलोगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कुछ शब्द आपको क्या कर देने हैं सर, हमेशा याद रखने हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। whenever someone asks you what is economic problem, तो you will have to say problem of choice। और जब कोई आपसे पूछेगा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है सर, यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बोलना है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलना है। ऑल्दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब हम पूरी इकोनॉमी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो चीज एक ही है, बस की वर्ड आपका चेंज हो जाएगा। जो मेन वर्ड है बेटा वो चेंज कर देना है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच अराइजेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से अराइज होता है। ठीक है बेटे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है व्हिच अराइजेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रीजन दोनों का सेम रहेगा, बस यहाँ पर डेफिनेशन आपकी बदल जाएगी। फिर कोई अगर आपसे पूछे कि सर सेंट्रल प्रॉब्लम के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है बेटे, तो जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऑल्दो मॉडर्न टाइम्स में इसमें 2 वैरायटी और जोड़ी गई है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो ओल्ड अप्रोच है, वो ये कहती है सेंट्रल प्रॉब्लम 3 टाइप की होती है। 3 कौन कौन सी है? एक तो है बेटा आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, एक प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होती है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है सर, और तीसरी होती है आपकी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस और ये क्या बेटा होम टू प्रोड्यूस। इसके बारे में मैं ऑरली अभी आपसे डिस्कस करूंगा, बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन, इसको लिखवाने का तरीका वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और फटाफट से ये लिख लो और फिर मैं ऑरली इन तीनों के बारे में बात करता हूँ। जल्दी करने में चलिए बच्चों, गैस आपने कर लिया होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपन लोग। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फिर क्या बेटा होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ऑलरेडी समझा देता हूँ, डिटेल इसका हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो सबसे पहले बेटा प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम ये कहती है कि एक इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती हैं और उस सोसाइटी में अलग तरीके के लोग होते हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे लिए घर बना दो, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं है तो पार्किंग स्पेस बना दो, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जो फार्मिंग इक्विपमेंट है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे राइस का प्रोडक्शन बढ़ा दो, कुछ लोग बोलेंगे ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो अल्टीमेटली क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसे इंडिविजुअल के पास रिसोर्स लिमिटेड होता है, वैसे पूरी इकोनॉमी के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। इकोनॉमी ने ये डिसाइड करना होता है कि वट एवर रिसोर्सेज अवेलेबल, उन रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। जैसे बेटा बुलेट ट्रेन अभी प्रोड्यूस नहीं करनी है, अभी से जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, हमें फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें कुछ मशीनों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसका प्रोडक्शन हम करेंगे। जो डिफरेंट कमोडिटीज और सर्विस हमने प्रोड्यूस करनी है, उसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितनी क्वांटिटी, क्या सभी चीज़ों का इक्वल प्रोडक्शन होगा, क्या इक्वल नंबर ऑफ मेडिसिन एंड इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स बनेगी, क्या इक्वल किलोज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इक्वल किलोज ऑफ या इक्वल लीटर्स ऑफ ऑयल बनेगा। सर जरूरी नहीं है ना,
आपको डिमांड सप्लाई देखनी पड़ेगी, जरूरत देखनी पड़ेगी, उसके बेस पे करोगे। तो क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, इट इज प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, राइट। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, जो चीज आपने प्रोड्यूस करनी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको क्लॉथ बनाना है तो क्लॉथ मशीनों से भी बन सकता है, और जो क्लॉथ है सर वो हैंड लेबर से भी बन सकता है, वो ह्यूमन लेबर से भी बन सकता है। अगर आप ह्यूमन लेबर से क्लॉथ बनाते हो, क्लॉथ का प्रोडक्शन अगर सपोज मान लीजिए आप ह्यूमन लेबर से करवाते हो, तो बेटा उस सिचुएशन में क्या होगा, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन सर प्रोडक्शन थोड़ा धीमा होगा, थोड़ा स्लो होगा, और ज़्यादा समय में कम आउटपुट आपका निकलेगा। तो जो आउटपुट निकल के आएगा उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, है ना। एक तो कम बना और प्रॉफिट भी आपको अर्न करना है, तो महंगे रेट पे बेचना पड़ेगा। अगर आप मशीनों से प्रोडक्शन कराते हो तो मशीनें आपको बल्क में कम समय में ज़्यादा आउटपुट बना के देगी, लेकिन मशीनें आपकी जो ह्यूमन लेबर है उसको रिप्लेस कर लेगी, तो कई लोगों की जॉब छिनने का चांस होगा। जैसे आज के टाइम में ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिसको मैनुअली लेबर से परफॉर्म किया जाता था, पर आजकल मशीनें बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोसेस को मैकेनाइज कर रही है। और जब सर वो प्रोडक्शन प्रोसेस मैकेनाइज हो जाएगी, मतलब जो ह्यूमन लेबर काम कर रहा है सर उसको मशीनें रिप्लेस कर लेगी, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस हैं। फिर ह्यूमन ने नई स्किल सीखने पड़ेगी। जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है, आप किसी कंपनी को अगर ईमेल भेजते हो, है ना सर, सपोज मान लो आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई इशू है, आप इंश्योरेंस कंपनी को मेल लिखते हो। अब इंश्योरेंस कंपनी वो मेल ओपन करेगी, कैसे ओपन करेगी, एक स्टाफ रखा होगा, एक पर्सन रखा होगा जो आपके ईमेल को पढ़ेगा, उसको पढ़ने के बाद उसका क्या रिस्पांस होना चाहिए, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से फिर आपको सर क्या करेगा, रिस्पांस देगा। अभी ईमेल पढ़ने के लिए आपको ह्यूमन चाहिए, लेकिन अब ऐसा तरीका आ रहा है और कुछ कंपनियां यूज कर रही हैं कि जब भी आप कंपनी के साथ कोई कम्युनिकेशन करोगे तो कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, उसी में करना पड़ेगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे, सिलेक्टेड आंसर होंगे सर, वो आंसर भी आपको चुनने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत आपको उसमें अपना कुछ एडिशन करने का राइट देगा, फिर वो ईमेल कंपनी के पास चला गया जिसको मशीनें ही पढ़ेंगी। मशीनें आपके ईमेल को पहले क्लासिफाई करेंगी कि ये किस डिपार्टमेंट का मतलब बेसिकली इशू है, और उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के बाद उसका एप्रोप्रिएट क्या रिस्पांस होता है वो मशीन रिस्पांस कर देगी, तो ह्यूमन लेबर की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हाउ टू प्रोड्यूस का ये मतलब होता है कि जो मशीनें, जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें, कैसे बनाएं, ह्यूमन लेबर का यूज करें या सर हम मशीनों का यूज करें, क्योंकि दोनों के अपने प्रॉस मतलब कि पॉजिटिव और दोनों के अपने कॉन्स मतलब कि नेगेटिव दोनों से। तो प्रॉस और कॉन्स को स्टडी करने के बाद और अपने कंट्री का स्ट्रक्चर समझने के बाद कि क्या रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, आपको उसके बेस पर डिसीजन लेना पड़ता है। और उसके बाद होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुके हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, who will get the major share in total production, who will get the maximum share in total goods and services which has been produced। आपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उसको किसको कितना हिस्सा मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका क्या होगा। आपने डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस करी, सब चीजों पे प्राइस टैग लगा दिया, फूड ग्रेन्स इतने रुपए का, कपड़ा इतने रुपए का, ऑयल इतने रुपए का, मेडिसिन इतने रुपए की, सब पे प्राइस टैग लगा दिया और सब लोगों को बोला, पूरी इकोनॉमी के लोगों को बोला कि पे करो और ले जाओ, पैसे दो और ले जाओ। अगर ऐसे करोगे बेटा इसमें एक प्रॉब्लम है क्या सर, हमारी इकोनॉमी में खासतौर से इंडिया में हमारी पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा बहुत कम इनकम पे सर्वाइव करता है, वो बहुत कम पैसे कमाता है, डेली अर्न करता है, डेली खर्च करता है, और कभी कभार तो ऑड डे होता है, मतलब इनकम ही नहीं होती सर, तो बहुत मुश्किल से उसको सर्वाइव करना पड़ता है। अमीर लोगों के पास सरप्लस इनकम होती है सर, बहुत तगड़ी इनकम होती है। अमीर लोग संख्या में कम होते हैं, वो नंबर में कम होते हैं, और सर उनके पास परचेजिंग पावर मनी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप सभी चीज़ों का प्राइस रख दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो अमीर सेक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन में ज़्यादा हिस्सा लेके जाएगा, जबकि वो लोग नंबर्स में कम होंगे। तो इट इज प्रॉब्लम ऑफ क्या सर, कि सर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अमीर लोगों को मिल गया है, उनको प्रोडक्शन में मेजर हिस्सा मिल गया है, ऑल्दो वो नंबर में कम है, तो वो लोग क्या करेंगे सर, लग्जरियस लाइफ लेंगे, कंजप्शन करेंगे, कुछ फेंकेंगे, कुछ खराब करेंगे।
जो पुअर क्लासेस होते हैं वो नंबर पे ज्यादा होते हैं, बट उनकी कलेक्टिव परचेजिंग पावर कम होती है, तो उनको टोटल प्रोडक्शन में कम हिस्सा मिलेगा। जब बहुत ही कम मिलेगा तो सर वो सब में इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो भी जाएगा तो सबके लिए बराबर तो पड़ेगा नहीं, तो कई लोगों को सर बेसिकली दिक्कत आएगी सर्वाइव करने में, कुछ लोग मरेंगे फिर, तो ये इसमें दिक्कत है। अगर आप प्राइस के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते तो लोगों की जो जरूरतें हैं उसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लाइक जिसको जितना चाहिए उतना दे दो। जैसे कोई अमीर आदमी बोल रहा है कि भाई मैं ज़्यादा कपड़ा ज़्यादा अनाज खरीदना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट बोलेगी ज़्यादा क्यों, तुम्हारे घर में जितने लोग हैं उसके हिसाब से आपका इतना हिस्सा बनता है, इतना ले जाओ। तो अमीर बंदा पैसे होने के बावजूद भी मन चाहा परचेज नहीं कर पाएगा, इससे इकोनॉमी में काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। अगर एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही सब लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से दे दे कि ठीक है तुम्हारी जो जरूरत है हम दे देंगे, अमीर लोगों को बोला कि तुमने कमाया ठीक है पर तुम्हें भी जरूरत के हिसाब से मिलेगा, तो अमीर बंदा पैसे क्यों कमाएगा, कोई बंदा काम क्यों करेगा, तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं मेरा। ठीक है सर, तो वाट टू प्रोड्यूस में ये देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, प्राइस के बेसिस पे बांट देते हैं तो दिक्कत है, जरूरत के हिसाब से बांटेंगे तो भी उसमें दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम बेटा आपको डील करनी पड़ती है, और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगेन पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को फेस करनी पड़ती है। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर इंडिविजुअल फेस करता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, ऐसे ही सेंट्रल प्रॉब्लम हर इकोनॉमी फेस करेगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो केन्या हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, हर कंट्री को फेस करनी पड़ती है। हर कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इन रिलेशन टू रिक्वायरमेंट ऑफ दी रिसोर्सेज। जितनी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की उसके हिसाब से हमेशा डिमांड का प्रेशर भारी पड़ जाता है रिसोर्सेज की सप्लाई के ऊपर। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे करेंगे दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही, आप सब लोग खुश रहें और घर में रहें, सेफ रहें और अच्छे से पढ़ें बच्चों। गुड बाय।